हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जो आपने एक हाईज़ पर जाते हुए देखा और उसके बाद उसका डाउनफॉल देखा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं येस बैंक के बारे में, द रीज़न्स बिहाइंड द फॉल ऑफ येस बैंक। तो जैसे कि आप जानते हैं येस बैंक जो कोविड के टाइम में ऑलमोस्ट 2-3 रुपए के आसपास आ गया था और इसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एसबीआई ने बचाया। क्या ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से येस बैंक का ये हाल हुआ? तो इसमें जो सबसे बड़े 2 रीज़न हैं, आई विल टेल अबाउट देम। सबसे पहला इज़ तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बैंक कैसे पैसा कमाता है। सो बैंक अपने बिज़नेस को 2 तरीके से करता है। बैंक का काम है लेंडिंग करना। सो कोई भी बैंक आरबीआई से, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है, जो डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर। उसको 4-5% पे बैंक आरबीआई से पैसा मिलता है और वो आगे फिर लोन देता है। इसे लेंडिंग बिज़नेस बोलते हैं। वो बैंक की सबसे बड़ी कमाई होती है। ये नॉर्मली लोन पर्सन टू पर्सन या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। ये 8 से 15% के बीच में रहता है। सो बैंक का काम है लेंडिंग, वो इसका मेन बिज़नेस है। तो बैंक के लिए 2 मेन कस्टमर हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा बड़े कंपनीज़ या इंस्टीट्यूट्स। सो तो बैंक बहुत ईज़ी वे देखता है। 2 तरीके से बैंक काम करता है। उसके पास जैसे कि आप देखोगे 10,000 15,000 छोटे-छोटे इन्वेस्टर से, या फिर मैं बोलूँ लाखों छोटे-छोटे इन्वेस्टर से एक बैंक लोन देकर पैसा कमाता है। और दूसरा तरीका होता है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को लोन देना। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। सो एक बैंक जो 10-15 हज़ार या बोल सकता हूँ 50,000 छोटे-छोटे लेंडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को छोटा-छोटा लोन देता है और वो वही 8-10 बहुत बड़ी कंपनियों को ऑलमोस्ट सेम लोन देता है। तो आप कहेंगे कि यार बैंक के लिए क्या अच्छा है? क्योंकि छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसके लिए बैंक का बहुत रिसोर्सेज़ ज़्यादा है। बहुत सारे फील्ड फोर्स रखना पड़ेगा अकाउंट्स खुलवाने के लिए, लोन के लिए। उसके लिए रिसोर्स जाएगा, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। और दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उसको लोन देने में एक के अंदर ही 10,000 रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एक साथ आ गया। तो बैंक के लिए क्या अच्छा है? आप मुझे बोलोगे कि नहीं, बड़ी कंपनीज़ को पैसा दो, ज़्यादा अच्छा है, उसमें सेविंग है। बैंक के लिए ऐसा नहीं होता है, अपोज़िट है। सो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो बैंक के लिए सेफ लोन है। और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें से मैं बोलूँ 10 में से सिर्फ़ अगर 2 कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट हो गई या अपने लोन को नहीं दे पाई, तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सो नॉर्मली इसको समझने के लिए एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एनपीए क्या होता है। सो आपका एनपीए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में आपको जानने के लिए, किसी भी बैंक का वैल्यूएशन जानने के लिए भी। तो एनपीए में 2 टर्म्स होते हैं, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल हमारे जितने भी रिटेल बैंक्स हैं, उनका, अच्छे बैंक्स का ग्रॉस एनपीए लगभग 2 से ढाई के बीच में रहता है और नेट एनपीए लगभग 1 से डेढ़ के बीच में रहता है। तो आप देखेंगे जो कंपनी इससे ऊपर ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए रहता है, उन बैंक्स का रेटिंग अच्छा नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छे बैंक्स मैं बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक। आप उसका देखेंगे ग्रॉस एनपीए 2 ढाई से नीचे रहता है, 2 ढाई के आसपास रहता है और नेट एनपीए 1 डेढ़ के बीच में रहता है। और बैंक जो इससे भी अच्छा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बैंक्स का वैल्यूएशन भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप रिटेल इन्वेस्टर को लोन देते हैं, तो आपका एनपीए कंट्रोल में रहता है। तो आप सोचिए कि आपने बहुत सारा पैसा तो दे दिया, बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट को, उनमें से एक भी फेल हुआ तो कितना बड़ा अमाउंट। लगभग आप सोचिए कि 10 में से अगर 2 डिफ़ॉल्ट हुए तो आपका 20% आपका एनपीए हो गया। एनपीए इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ बैंक। तो 20% इज़ नॉन बेयरेबल, मतलब बैंक्स के लिए आप सोचिए कि आप बैंक लोन देता है और उससे ब्याज से कमाता है, मूल दे रहा है, ब्याज से कमाता है। अगर उसका मूल्य वापस नहीं आया, आप समझ रहे हैं? आप इसको छोटे से मतलब कि आपका मूल्य वापस नहीं आ रहा है, तब कमाओगे क्या? तो सो जो जिस बैंक के पास जितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे-छोटे लेंडर्स, वो बैंक, उसका एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए उतना ही कम होता है, जो बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, मैंने कहा कि आपको 10 में से कि सिर्फ 2 कंपनी पे अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो वो इतना बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट बनाती है कि बैंक के लिए उसको कवर करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो येस बैंक के केस में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ थी। जैसे मैं बात करूँ, एसएल ग्रुप था, आईआईएफएल था, जो डिफ़ॉल्ट थे। तो उससे उसका एनपीए इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो वो बैंक के लिए प्रॉफ़िट, उसका मूल्य वापस नहीं आया, तो वो इंटरेस्ट तो क्या कमाता। सो सबसे बड़ा रीज़न वाज़ एनपीए। द सेकंड बिगेस्ट रीज़न वाज़ द फाउंडर राणा कपूर। तो येस बैंक के केस में सिर्फ एनपीए बुरा नहीं था, उसके बुक्स में भी झोल-झाल था, जो हम कहते हैं कि बुक्स क्लीन नहीं होना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो एक बुक है, डायमंड्स इन डस्ट, जो मार्सेलस के फाउंडर हैं सौरभ मुखर्जी। उन्होंने ही इज़ आल्सो अ राइटर, उन्होंने लिखा है। तो कैसे इंडियन सिनेरियो में, इंडियन इक्विटी में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी बुक्स क्लीन नहीं है।
तो येस बैंक वाज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पर बुक्स क्लीन नहीं थी। तो एक्चुअली जो नंबर्स थे वो प्रेजेंट नहीं किए गए और फेक नंबर्स रिपोर्ट किए गए, और जब वो सामने आया तो उसके बाद सबने रिजाइन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एनपीए एंड सेकंड इज बुक्स क्लीन ना होना, तो जो दो सबसे बड़े रीजन द फेलियर बिहाइंड येस बैंक। थैंक यू।